नमस्कार, गुड इवनिंग। 6 जून की शाम और वापस आप सबके सामने अमित शेखर। बहुत ही कमाल का समय बीत रहा है और जैसा बोलते हैं कि जो इंसान का जो असली कैरेक्टर है ना, वो मुसीबत के समय में निकल के आता है। और मैं एक इंसान का नाम आज लेना चाहूँगा, खासकर सोनू सूद। क्या कमाल का काम कर रहे हैं। मतलब क्या वो बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले कलाकार हैं? नहीं। क्या उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है? नहीं। क्या उनकी फ़िल्में सबसे ज़्यादा हिट होती है? नहीं। लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह से अपना ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको उनके घर पहुंचाना, स्कूल के बच्चों को जो गरीब लोग हैं ट्रेन से पहुंचाना, बस से पहुंचाना। पहले तो बस से सिलसिला शुरू हुआ था, पहले उन्हें कर्नाटका भेजा, फिर बिहार, फिर यूपी, उत्तराखंड। अभी तो आज देखिए एयर एशिया की पूरी चार्टर्ड फ्लाइट मतलब जा रही है। कमाल की बात है। और मैंने उनको अप्रोच भी किया था कि अ, हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कुछ मदद करने की कोशिश करें, तो उनका रिप्लाई आया, बस दुआ दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। कमाल के लोग हैं। अभी उनको क्या बताऊँ, उनको देख के तो बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी तरफ से करने की कोशिश की, बट मेरा एक बहुत बड़ा शुक्रिया कहना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ सोनू सूद साहब को। आप बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं और आपको उन सब मज़दूरों की जो दुआ है, वो बिल्कुल आपको लगेगी और आप एक बहुत-बहुत देखिए इमीडिएट फ़ायदा भी उनको हो गया है। एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक उनके साथ एंडोर्समेंट डील साइन करने की बात की है। जो कोका कोला नहीं, को पेप्सी बनाती है जो कंपनी पेप्सिको, उनके साथ उनकी टाई अप हो रही है। तो शुभकामनाएँ उसके लिए उनको। और आप सबका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है ना, ये मैं काफ़ी सोच रहा था, ये हमारी बाकी टॉपिक से भी रिलेटेड टॉपिक है कि हम ज़्यादा दिन तक कैसे जी सकें। और ज़्यादा दिन जीने से मतलब मेरा है हेल्थ स्पैन से, एज स्पैन से नहीं कि हम इतने साल जी गए, नहीं। जितने साल जिए उस बीच में हम कितने हेल्दी रहे, स्वास्थ्य कितनी अच्छी रही हमारी, हम ज़िंदगी को कितने अच्छे से जी पाए हैं। तो 2 चीज़ों की बात करेंगे हम। एक तो लॉन्जेविटी की बात करेंगे, लंबा जीना, और दूसरी बात करेंगे कि स्वस्थ होकर लंबा जीना। तो स्वागत है आपका मुकेश जी और राजीव जी आज के इस टॉपिक में। बड़ी इंटरेस्टिंग इंसान हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर स्टीफन गंड्री। अब डॉक्टर स्टीफन गंडरी साहब जो हैं, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियक सर्जन रहे हैं, बहुत सारी सर्जरीज की हैं इन्होंने, हार्ट ट्रांसप्लांट्स वगैरह करते थे। 1977 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी और बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में इनका शुमार होता है। कुछ किताबों के नाम आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर गंडरीज डाइट इवोल्यूशन विच केम इन 2008, द प्लांट पैराडॉक्स 2017, और अभी जो हाल में 2019 के अंत में उनकी किताब आई, द लॉन्जेविटी पैराडॉक्स। तो उसमें क्या बात करते हैं वो थोड़ी हम द लॉन्जेविटी पैराडॉक्स किताब के अंत में उन्होंने लिखा है नाम के साथ ही कि हाउ टू डाई यंग एट अ राइप एज। मतलब बुढ़ापे में जब भी आप मर रहे हो तो आप कैसे यंग रह सकते हैं। कमाल की बात है। डॉक्टर गंडरी इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट एंड ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ सेंटर ऑफ रिस्टोरेटिव मेडिसिन। डॉक्टर गंडरी साहब की किताब में एक जो अभी लॉन्जिविटी पैराडॉक्स है, उसमें उन्होंने एक वाकया जिक्र किया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ, उनके क्लिनिक में एक लेडी आई और उनको देख के इनको लगा कि ये 60-65 की होंगी, बट जब ही उन्होंने उनकी हिस्ट्री देखी तो पता चला ये तो 92 ईयर्स की हैं। तो इनके चौकन्ने हो गए, बोले ये मतलब 92 ईयर साल में कोई 60-65 का कैसे दिख सकता है। तो वो जो लेडी थी उनका नाम है एडिथ मॉरे। अभी एडिथ अभी रही नहीं, वो पिछले साल ही गुजरी हैं। तो 105 साढ़े 5 मतलब 106 साल की उम्र में एडिथ की मृत्यु हुई है। 20 साल की उम्र में उन्होंने एक कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जहाँ पे वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बातचीत कर रहे थे कि अगर आपको लंबा जीना है ना तो जिंदगी में सफेद चीजें खाना छोड़ दीजिए। ये बात उनको लग गई। वो घर पे आए, उन्होंने अपने घर में जो भी सफेद चीजें, जो मैदे की बनी चीजें थी, जो डेयरी वाली चीज, सब हटा दी और ये इतनी लंबी जी पाई। तो उनको देख करके डॉक्टर गंडरी भी सोच में पड़ गए, यार ये कमाल की बात है। और तभी डॉक्टर गंडरी की उम्र 50 साल हो रही थी। उनकी फैमिली में वही टिपिकल अमेरिकन डिसीजेस, हार्ट डिसीज,
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो सब उनको भी लक्षण आने चालू हुए थे। बट उन्होंने उसके बाद कुछ किया जिससे आज के डेट में डॉक्टर गंडरी 70 साल के हैं लेकिन कहीं से लगते नहीं 70 के हैं, और नई नई चीजें दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। वो खुद को कैसे स्वस्थ रखें, किन चीजों से बचें, किन चीजों को ज्यादा करें। राजीव बाबू लिख रहे जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। बिल्कुल सही आनंद ना। राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी, बहुत ही कमाल की, बहुत प्यारी मूवी थी। उसका एक गाना भी मुझे बहुत पसंद है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूं इससे कि लाइफ स्पैन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ स्पैन। आप कितने साल जीते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्वस्थ होकर कितने साल रह पाते हैं, और क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिससे अपने आप को हम स्वस्थ रख सकें। इवन कब तक, 105 साल तक, 106 साल तक रख सकते हैं। बिल्कुल, तो वही से इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर करूंगा। तेजीपा पाजी नमस्कार, स्वागत है आपका। एनआईएच की एक स्टडी में पता चला है कि हमारे जो जीन्स हैं, हमारे अंदर में जो जीन्स होते हैं, जो अनुवांशिक जिनको हिंदी हिंदी में बोलते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पे खाली 8% है। आर जीन्स हैव ओनली 8% इम्पैक्ट ऑन आर हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी। तो पता चला ये 92% जीन्स, फिर 92% जीन्स जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी को चला रहे हैं, जो हमें हेल्दी रख रहे हैं, जो हमें लंबे समय तक रख पाते हैं, वो हमारे नहीं है। तो आप पहले भी याद कीजिएगा, हमने एक बात की थी, नमस्कार पुष्कर भाई, हमने एक बात की थी माइक्रोबायोम की, कि हमारे शरीर में खरबों 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 बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, अलग अलग तरह के कीड़े हैं, प्रोटोजोन्स हैं, शरीर के अंदर भी, शरीर के ऊपर भी। अभी हम किसी एक बैक्टीरिया से और एक वायरस से डर के परेशान हो रहे हैं, कोरोना से डर के, लेकिन हम और आप पूरे सम्मिश्रण हैं बैक्टीरिया और वायरसेस के। तो हमारी हेल्थ में उनका क्या रोल है, माइक्रोबायोम का क्या रोल है, आज उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। अभी देखिए, हमारी जो सेल्स हैं बॉडी में, उससे 260 गुना ज्यादा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, वो बैक्टीरिया का और वायरस का है हमारे अंदर में। तो हमारी जो बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये हमारी जीन्स से ज्यादा कंट्रोल कौन करता है? बैक्टीरिया और वायरसेस के जीन्स। और बैक्टीरियाज और वायरसेस ही हमारी जो फेट है स्वास्थ्य के रिलेटेड, उसको कंट्रोल करते हैं। अब बताइए कितनी कमाल की बात है। हमें ऐसा लगता है कि हम ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, उसके पीछे बैक्टीरियल और वायरल कनेक्शंस भी हैं। तो बेसिकली हम जो है ना, हम और आप एक चलते फिरते, मैं फ्लैट नहीं बोलूँगा, फ्लैट से भी बड़ी, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हमारी हैं उससे तो बहुत बहुत गुना ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस हैं हमारे अंदर। बट ये जो रिलेशन है ना, ये बड़ा ही म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है। इसमें वो हमारे अंदर, हम उनको सुरक्षित रहते हैं, उसके बदले वो भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि डॉक्टर स्टीफन गंड्रे साहब बताते हैं कि 105 साल के जो इंसान हैं, आप जैसे जैसे एडिथ मौरी की हमने बात की, उनकी अगर माइक्रोबायोम, उनकी पेट में जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, अगर उनको लेके चेक करें आप, और एक 30 साल के जो स्वस्थ आदमी के पेट के अंदर के जो माइक्रोबायोम होती, वो सेम मिलेगी आपको। मतलब आपकी अगर माइक्रोबायोम, आपकी जो पेट में जो गट में बैक्टीरिया है, उनको फ्रेंडली जो बैक्टीरिया है, उनको अगर आप यूथफुल रख पाते हैं, अगर वो ठीक ठाक हालत में है, तो आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। तो जैसे रेन फॉरेस्ट बोलते हैं ना, वर्षा वन, जहाँ पे बहुत सारे हजारों तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसी तरह हमारे पेट के अंदर में भी 10,000 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, गलती ये हो रही है कि हम अपने खाने की चीजों से वो जो हमारे अंदर में जो जंगल है ना, उस जंगल को हम साफ करते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक्चुअली हम हर दिन उनके ऊपर में बॉम्ब गिराते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो हम अपने खाने में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज जो डॉक्टर स्टीफन गंड्रे बात करते हैं, वो है एंटीबायोटिक फेड एनिमल्स। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल, चाहे चिकन हो के आपके जो भी आप दूसरी चीजें खाते हैं, या फिर जो फिश भी है जो कि फार्म में, पॉन्ड में पैदा की जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो गया। वो कैसे हमें और हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, हम आगे बात करेंगे। एक दूसरी चीज़, राउंड अप नाम है, जो यूएसए में जो ब्रांड मिलता है, बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। मैं छोटा था तभी याद है कि बम्बई से ही एक कंपनी के लोग गए थे हमारे यहाँ गांव में, और डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने उसका, कि इससे पैदावार एकदम बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। ये क्या है, ये घास को मार देता है।
नाम नहीं लूँगा किस कंपनी का था, क्या प्रोडक्ट थी, बट वो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है। अभी ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी ये ग्लाइफोसेट थी यूएसए में, उन्होंने पहले इसको ये एक एज अ एंटीबायोटिक इसकी अप्रूवल हुई थी, बताइए। एज एन एंटीबायोटिक अप्रूवल हुई थी, लेकिन बाद में उसको बना दिया क्या कि ये हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड मतलब वो घास को मारे। पापा आप बताएंगे जरा, मैं किस चीज ग्लाइफोसेट की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए हुआ क्या कि ये ऑफ पेटेंट हो गई यूएसए में, बट इसको एक बाद में एक यूरोप की कंपनी ने उस ग्लाइफोसेट को खरीद लिया है, और दुख की बात है यूरोप में उसको एज अ सेफ केमिकल अप्रूवल मिल गई है। मैंने कुछ रिसर्च किया, इंडिया में तो आपको ऑनलाइन घर पे डिलीवरी मिल जाएगी। क्यों? कोई बहुत ही आसान सी चीज़ है, वो पेड़ पौधों में जो घास हो जाते हैं उनको मारने के लिए है, बट उससे क्या क्या मर रहा है हम आगे बात करेंगे। तो हम जीना चाहते हैं, कितना जीना चाहते हैं, कि हेल्दी जीना चाहते हैं, ये सवाल है। ये सवाल हमेशा से चलती रही है। 20 साल पहले जब भी ह्यूमन जीनोम की रिसर्च चालू हुई थी कि इंसान के अंदर में कितने सारे जीन पाए जाते हैं, तो पैमाना जहां से सेट हुआ, बेंचमार्क, मकई में 30,000 जीन होते हैं। मकई के पौधे में 30,000 जीन होते हैं। फ्रूट फ्लाई जिसपे नॉर्मली साइंस के लोग रिसर्च करते हैं, छोटी सी जो वो फल के ऊपर मक्खियां नहीं आ जाती, फल सड़ने लगता है तो उसके ऊपर भिन भिन करती रहती हैं। फ्रूट फ्लाइज में 20,000 जीन्स होते हैं। और उस समय सोचा गया 20 साल पहले कि इस हिसाब से तो इंसानों में तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा जीन होने चाहिए। अब रिसर्च चली, काफी दिन तक रिसर्च चली, अभी रिसर्च क्लियर हो गई है, हम में और आप में खाली 20,000 जीन है। मतलब हमारे से ज्यादा जीन्स मकई में है। अभी मकई छोड़ दीजिए, छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े हैं, उनमें हमारे से ज्यादा जीन्स है। तो फिर ये बात है कि तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स एनिमल और हम इतने स्मार्ट कैसे हुए? हमने इस पूरी पृथ्वी पे राज कैसे किया अगर हमारी जेनेटिक मटेरियल 20,000 ही थी तो हमारे अंदर जितनी हमारी जीन्स है उससे 260 गुना ज्यादा हमारे अंदर में बैक्टीरिया और वायरसेस की जीन है। और हमने एक तरह से अपनी जो जीन्स जीन्स के जो काम है ना उसको आउटसोर्स कर दिया है, जो कि वो बैक्टीरिया और वायरसेस के जीन्स ही करते हैं उसको। ये जान के बहुत ही आश्चर्य लगेगा आपको कि बहुत सारी हमारे शरीर में जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको बनाने का काम बैक्टीरियाज करते हैं। वो तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले तक एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन बोलते हैं कि अगर आपके सेरोटोनिन रिलीज हो रहे तो आप मस्त रहेंगे, एकदम खुश रहेंगे। तो पहले समझा जाता था ये ब्रेन में बनता है। अब ये क्लियर कट साइंस में आ गई है कि आपकी पूरी बॉडी का 90% सेरोटोनिन आपके पेट में बनता है और वो बैक्टीरिया बनाते हैं। तो अगर आपके अंदर में सेरोटोनिन बनाने वाले बैक्टीरिया की कमी है तो क्या होगा? आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, आप गुस्से में रहेंगे, आप मूडी रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे हमेशा। और वहीं आपके बॉडी में सेरोटोनिन बनाने वाले बैक्टीरियाज हैं तो आप एक अच्छे इंसान रहेंगे। अब बताइए, आपकी जो फेट है वो एक बैक्टीरिया के ऊपर में निर्धारित हो रही है। यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया है, जिस तरह के बैक्टीरिया आपके बॉडी में पल बढ़ रहे हैं, जिनकी कॉलोनी ज्यादा है, उसके हिसाब से वो खाना मांगते हैं। अगर आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया है तो हेल्दी चीजों की डिमांड करेंगे, अदरवाइज जो बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं वो नॉर्मली दो ही चीजों की डिमांड करते हैं। एक तो है सिंपल शुगर, चीनी खिलाइए उनको, मैदा खिलाइए, बहुत खुश रहेंगे। तो कहीं कभी आपको एक झटका आएगा, अभी कुछ मीठा खाना चाहिए, अभी कुछ तला हुआ खाना चाहिए। ये आप नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो बैठे हुए वो खरबों लोग जो अंदर में आपके खाने को आपकी ताकत में बदलते हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं। हाय रोजी, वेलकम। हमारे शरीर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी छोटी आंत है, वहां पे खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप जो भी खाएं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से खाने से कितना कैलोरी निकालना है। आप समझे इसको? आप क्या खा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर एक खास तरह के बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर में है तो आप कम खाने से भी ज्यादा कैलोरी निकाल सकते हैं, और दूसरी तरह के बैक्टीरिया है तो आप ज्यादा भी खा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में कम लगेगा। आप बताइए। तो आप कुछ भी खाएं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर में पल रही है। एक पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि मोटे चूहे और पतले चूहों के बीच में जो पूप ट्रांसप्लांट किया था, तो जो बहुत पतले चूहे थे उनके पेट में उन्होंने क्या किया, मोटे चूहे की जो फीकल मैटर होते हैं, जो उनका मल होता है, उसको लेकर ट्रांसप्लांट किया। कुछ दिन में ये जो चूहा था पतला, जिंदगी भर एक ही चीज खाने वाला, वही चीज खा के मोटा हो गया। एक डॉक्टर स्टीवन गंडरी ने तो अपनी किताब में लिखा है कि एक मैराथन दौड़ने वाली लेडी जो बहुत ही फिट थी, हाँ बिल्कुल दुबली पतली, उनको उनकी एक चचेरी बहन
जो मोटी थी, तो उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि ज़िंदगी भर ये पतली रहीं, तो इनको थोड़ी थी कि थोड़ा बल्क हो जाए तो अच्छा होगा। कई लोगों को होता है, जो दुबले-पतले होते हैं कि मेरी थोड़ी वज़न बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा, तो वैसे ही उनकी सोच थी, तो उनका जो पूप ट्रांसप्लांट किया गया, कमाल की बात है। वही खाना खाते हुए जो पहले खा रही थी दुबली-पतली महिला, 15 किलो वज़न बढ़ गया उनका कुछ महीनों में। तो वो क्या खा रहे हैं आप उससे डिपेंडेंट नहीं है। आपके शरीर में कौन-सी बैक्टीरिया है और वो किस तरह से उसको मेटाबोलाइज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर से आपका वेट काफ़ी हद तक नियंत्रित होता है। पवन बाबू, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। पहले जो कॉन्सेप्ट हमें बताई गई, जो हमने सुना कि कैलोरी इन, कैलोरी आउट, आप जितना कैलोरी खा रहे हो, जितनी कैलोरी निकाल लो उसके ना, कैलोरी इन हम दोनों एक जैसा ले सकते हैं, लेकिन वो कैलोरी हमारी बॉडी में आउट कितना होगा बैक्टीरिया डिसाइड करती है। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, जो हमारी पुरानी सोच थी, उसको मेडिकल सोच, पुरानी हर सोच की बात नहीं कर रहा, उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ये डॉक्टर स्टीवन गंट्री बोलते हैं। अभी देखिए एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे कोई जो जानवर है, आप उसको मारने की कोशिश करें, क्या करेगा वो जानवर? चाहे वो एक चूहा ही हो या एक जान बचाने की कोशिश करते, भागने की। अभी जो पौधे हैं, ये पौधे तो भाग नहीं सकते, जड़ लगा होता है। लेकिन क्या उनमें कुछ खुद को बचाने की काबिलियत होती है? होती है। कुछ में कांटे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं जिनको कोई नहीं खाता है, राइट? तो हर पौधे में डॉक्टर स्टीवन गंट्री साहब बताते हैं, एक खास तरह की प्रोटीन होती है जिसका नाम है लेक्टिन। और ये लेक्टिन जो है ये करवाहट लाती है किसी चीज में। पौधे इसको अपने अंदर में इसलिए पैदा करते हैं कि ये लेक्टिन्स इंसेक्ट्स नहीं खाएं, खुद की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हम तो इंसेक्ट्स से ऊपर हैं, तो हम उसको काट के खा लेते हैं। अभी हमारी बॉडी में हमारा जो पेट है, पेट जो हम गट बोलते हैं, तो आपकी जो पेट की जो लाइनिंग है, जो एक बहुत ही म्यूकस की लाइनिंग होती है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। और वो क्या करता है, जो आपकी गट की वॉल है, जो पेट की जो वॉल है, उसके पहले वो चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो कि हमारी गट वॉल की रक्षा करता है। अब जो लेक्टिन जो है, अब वहां पे देखिए, लेक्टिन्स में, लेक्टिन्स के अलावा भी सैपोनिन्स होते हैं। ये सब हमारी जो भी बाहर से लेक्टिन आई, सैपोनिन आई, जो प्लांट से मिलने वाले पॉइजनस चीजें हैं, उसको हमारी गट बैक्टीरिया खा के नॉर्मलाइज कर देती है, नॉर्मल कंडीशन में। आगे हम और इसकी बात करेंगे। पापा बता रहे हैं हर्बिसाइड ग्लाइसिल नाम से आता था और खास करके मोथा घास को जरकर गला देता था। बिल्कुल सही, मुझे अभी, मैं छोटा था तभी भी याद है। कुछ नंदी साहब थे जो बंबई से गए थे पापा, और उनको हम लोगों ने पहली बार नाश्ते में उनको मखाना खिलाया था, मखाने का घी में फ्राई किया हुआ, वो पेपर डाल करके। तो उनको समझ ही नहीं आया पहले ये होता क्या है, एंड दे लाइक्ड इट सो मच। तो मुझे बिल्कुल वो वाक़या अच्छी तरह से याद है। मुझे ये भी याद है उस समय एक बैक पैक करके नई जहर छींटने वाली मशीन आई थी। तो देखिए ना, गाँव-गाँव तक, और एक बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर पहुँचे थे हमारे यहाँ, क्योंकि पापा ने उस हर्बिसाइड को यूज़ करना शुरुआत किया था। हाय ध्रुवज्योति, स्वागत है आपका। तो इस तरह से सीडिंग की जाती है कंपनीज़ द्वारा कि कैसे-कैसे आप गाँव तक पहुँच के अपने जो शायद ही खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वहाँ तक पहुँचा सकें। अभी आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों को जो ग्लूटेन एलर्जी होती है, जिनको व्हीट से एलर्जी होती है, तो जो ग्लूटेन है उसको भी आपकी बॉडी में, व्हीट में एक मिलने वाला प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटेन कॉर्न में भी मिलता है। तो जो बैक्टीरिया हैं जो ग्लूटेन को खा रहे थे, और अब डॉक्टर ने बोला कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, ग्लूटेन बंद कीजिए, कुछ लोगों ने पूरी तरह व्हीट बंद कर दिया। अभी उनको गलती से भी कभी व्हीट अगर अंदर जाता है, तो अभी क्या हुआ, आपने ग्लूटेन खाना बंद कर दिया, तो आपके पेट में जो ग्लूटेन पचाने वाली बैक्टीरिया थी वो धीरे धीरे निकल जाता है कि हमारा तो काम ही नहीं है यहाँ पे, हमें हमारा खाना नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद अगर गलती से एक्सपोजर भी होती है तो उस आदमी को ज्यादा एलर्जी होती है। सीलिक डिजीज के पेशेंट्स में देखा गया कि जिन्होंने ग्लूटेन बंद भी कर दी और उनकी जो इंटेस्टाइन की ऑटोप्सी की गई है, 70% लोगों में सीलिक डिजीज फिर भी पाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्लूटेन लेना तो बंद किया, लेकिन कॉर्न तो ले ही रहे थे। जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग हैं, उनको मकई भी नहीं पचती है 90% तक, और मकई बहुत सारी चीजों में मिली जुली है, उसका जो फ्लावर होता है वो मिला होता है, तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा है। यहां तक कि डॉक्टर स्टीवन गंड्रे साहब बोलते हैं कि आपकी जो पेट के अंदर जो माइक्रोबायोम है वो, और ये कहाँ नेचर मैगजीन में पब्लिश हुई, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड मैगजीन है, कि आपकी
जेनेटिक मेकअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी माइक्रोबायोम डिसाइड करता है कि ब्लड ब्लड ग्लूकोज क्या रहेगा, आप मोटे होंगे कि पतले रहेंगे पूरी लाइफ में। जीन से ज़्यादा आपका पेट डिसाइड करता है। कमाल की बात है। तो हाय अंशिका, हाय गणेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो मोर देन द जीन्स, हमारे परिवार में कि हमें माँ बाप ने हमें कौन से जीन दिए हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, आपके लंबे समय तक जीने के लिए, कि आप एज ए फैमिली खाते क्या हैं या फिर क्या नहीं खाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एपिजेनेटिक्स की हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि पहले एक सोच हमारी थी सबकी कि हमारी फैमिली में जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, वो सब हमको जस की तस होने वाली है, लोग इंतजार भी करते थे। बट एपिजेनेटिक्स बोलती नहीं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात हम एक बार पहले कर चुके हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा विचारों से, मेडिटेशन से लोगों की कैंसर और बाकी बीमारियों को ठीक करते आ रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों नहीं, दशकों से करते आ रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली खुद का, जब भी उनकी स्पाइन बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में, खुद का इलाज उन्होंने खुद से किया। डॉक्टर थे, किरोप्रैक्टर थे, तो कभी हम दूसरे समय में उसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं की, खाली अपनी पॉजिटिव ख्यालात और खान पान में ध्यान रख के, एक्सरसाइज करके अपने आप को उस स्थिति से नॉर्मल इंसान बना लिया। क्रिस की बात हम कर चुके हैं, क्रिस बीट्स कैंसर। एक 25-26 साल के इंसान को थर्ड स्टेज कोलोन कैंसर होता है और वो कीमोथेरेपी सर्जरी ना जा करके खाली अपने खान पान में परिवर्तन करके अपने आप को ठीक कर पाते हैं। और आज हजारों लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को अपनी कंट्रोल में ले सकते हैं। तो आप अपनी माइक्रोबायोम को, आपके जो पेट में जो बैक्टीरियाज हैं, उनको ख्याल रख करके आप अपने जीन्स के ऊपर डिपेंडेंस घटा सकते हैं कि हमारे परिवार में बीमारी चल रही है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर गंडरी ने भी किया 50 साल की उम्र में। उन्होंने अपनी माइक्रोबायोम को अपने फूड हैबिट से और अपने ऊपर ख्याल रख के उसको किया। कैसे, आगे बात करते हैं। आप सबने हमारे एक दूसरे एपिसोड में माइटोकॉन्ड्रिया हमने चर्चा की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सबके सेल के अंदर होती है, और बायोलॉजी की क्लास से आप सबको याद आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आजकल माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है, हमने क्या किया बहुत बहुत पहले, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों के समय से ही, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बाहर की है। ये एक तरह से समझिए एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के अंदर आए, एक डील हुई कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप हमारे शरीर के अंदर रहिए, आप हमको एनर्जी दीजिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां तक कि माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की अपनी डीएनए होती है, ऑर्गेनल है, हमारे सेल के अंदर होती है, बट उनकी खुद की डीएनए होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम सब अपनी माँ पे कितने गए हैं, आपके शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, वो पूरी की पूरी आपकी माँ की तरफ से आए हैं। तो मेरे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो पूरी की तरह मेरी मम्मी ने दी है, मेरी मम्मी को उनकी मम्मी ने दिया था, तो चली आ रही है वो सारी की सारी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिना सेल के रिप्रोडक्शन के अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपना डीएनए खुद से बना सकते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करके ज्यादा कर सकते हैं। तो कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप अपनी खुद की माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, कोल्ड शावर, ठंडे पानी से जब भी आप नहाते हैं, शॉक लगती है, बॉडी को झटका लगता है, बोलता लग रहा है मैं मरने वाला हूं, तो बॉडी क्या करती है, बोले माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाओ। तो वो जो शॉक थेरेपी से, वो ठंडे पानी में नहाने से आपके शरीर में नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। क्विक एक्सरसाइजेस, हैवी वेट उठाना, चलना, उसमें बॉडी को एक हाइपोक्सिया होती, उस स्टेटस में भी माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर पूरे दिन बैठे रहे, हिले ही नहीं, कुछ हैवी काम नहीं किया, तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी कम होती जाएगी, आप थोड़ा चल के भी थक जाएंगे। ये सब माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी कम होने से देखा जाता है। तो अभी जो हमारी माताएं हैं, वो हमें अपना पूरा बॉडी का जो उनका माइक्रोबायोम होता है, वो हमें कैसे देती हैं। जो बच्चा नेचुरली बॉर्न होते हैं, तो जब भी आप वजाइना के थ्रू निकल रहे होते हैं, तो उस समय पूरी बॉडी में जो उनकी माइक्रोबायोम है, वो हमारे लग जाती है। यहाँ तक देखा गया कि जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं और जो नेचुरल बर्थ कैनाल से नहीं आए, और जिनको अभी तो अमेरिका में डॉक्टर स्वैब देने लगे, उनको वेजाइनल स्वैब लगा के बच्चे पे लगा देते हैं कि उसको बैक्टीरिया और वायरसेस मिल जाए जो माँ से उसको मिल रहे हैं। नहीं मिला तो इम्यूनिटी में बहुत फर्क होता है। सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चों में अस्थमा के केसेस ज्यादा देखे गए। अब बताइए, कमाल की चीज है। यहाँ तक कि माँ का जो दूध होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बैक्टीरिया आती हैं। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि 10% तक जो कैलोरी होती है माँ के दूध में, वो हम कभी नहीं पचा पाते, क्योंकि वो हमारे लिए होती ही नहीं।
वो होती है हमारे पेट में रहने वाले वो बैक्टीरियाज के लिए, और जो क्या फास्ट ग्रो करते हैं वो, ओहो कमाल ग्रो करते हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है और एक वीक के अंदर में उसके अंदर में वो पूरा जो जंगल है वो बढ़ना चालू हो जाता है अलग अलग। और ये बैक्टीरिया और वायरसेस आते कहाँ से हैं? अगर माँ के वजाइनल कैनाल से, बर्थ कैनाल से नहीं आए, तो फिर वो हॉस्पिटल के बैक्टीरिया, नर्स के हाथ के बैक्टीरिया, वायरसेस आपके पेट के अंदर में रहेंगे। है ना कमाल की चीज? तो नेचुरल बर्थ प्रेफरेबल एनी डे इफ यू वांट कि आपके बच्चे लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहें, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो गो फॉर नेचुरल बर्थ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो भी नए माँ बाप बनने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, तो आजकल दो तरह के पैकेज आपको देखने में आएंगे कि ये निंदा नहीं है, खाली एक अपनी अनुभव है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको आपने जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाया तो डॉक्टर बोलेंगे कि देखिए हमारे यहाँ पैकेज है 1 लाख रुपए में हम अंत तक आपकी सारी सेवाएं कर देंगे। अगर आपने वो 1 लाख की पैकेज ले ली तो वो डॉक्टर, वो नर्सिंग होम कोशिश करेगा कि आपकी नेचुरल बर्थ ही हो, क्योंकि सिजेरियन करने की जरूरत नहीं, उनको जितना पैसा मिलना था मिल गया। अगर आपने बोला नहीं नहीं हम पैकेज नहीं लेंगे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका सी सेक्शन हो, क्योंकि फिर उनको उतना पैसा। तो ये देखा गया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म पैकेज लेते हैं उनके बच्चे नेचुरली बॉर्न होते हैं। ये गॉड विलिंग हमारे दोनों बच्चे नेचुरली बॉर्न हुए थे, तो शुक्रिया है भगवान को उनके लिए। और ये जो गट बैक्टीरिया हैं, ये गट में रहने वाले बैक्टीरिया, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक तो नई केमिकल भी निकल के, एक कोलोनिक एसिड बोलते हैं, जो कि पेट से निकल के आता है और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है भाई काम बढ़ाओ, अभी एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो Dr. Stephen Gundry Sugata is saying that means gut bacterial balance is responsible for a healthy life and peaceful mind. Absolutely, Sugata. Absolutely. Like 90% of serotonin is produced in the gut, huh? Which is feel good hormone. तो अगर आपका gut bacteria सही है तो you will feel good, you will feel better in every aspect of your life. And immunity की बात तो हम कर ही रहे हैं। तो डॉक्टर गंडरी को एक कोरियन कंपनी ने अप्रोच किया था, अप्रोच्ड डॉक्टर गंडरी कि आप स्टेम सेल में हमारी मदद कीजिए, बिकॉज आप काफ़ी इन्फ्लुएंस वाले डॉक्टर हैं। तो उन्होंने करना क्या है, बोले हम एक इंसान की बॉडी से स्टेम सेल लेंगे और उसको रीग्रो करके उसके बॉडी के अंदर डालेंगे। तो उन्होंने बोला तो क्या होगा? तो स्टेम सेल्स जो हैं वो तो यूथ हार्मोन, मतलब आज के डेट में आपके शरीर में एनी सेल विच इज ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम सेल ओनली। तो स्टेम सेल के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन है, इट कैन बिकम ए किडनी सेल, इट कैन बिकम ब्रेन सेल, डिपेंड्स ऑन दैट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारे शरीर में है और ऑलरेडी है उसके बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, उसको जगाने की जरूरत है। सो वी ऑल हैव स्टेम सेल्स इन आवर बॉडी। जो हम छोटे होते तो ज्यादा होती, उसकी जो संख्या है वो कम होती जाती एज वी एज, बट उसकी संख्या को जगाया बढ़ाया जा सकता है, स्टेम सेल्स को जगाया जा सकता है। कैसे, हम आगे बात करते हैं। तो अभी वापिस आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस विच इज प्रोटेक्टिव लाइनिंग इन द स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर में होती है। ये ये ट्रैप करती है प्लांट में मिलने वाले लेक्टिन से। लेक्टिन प्लांट में ही नहीं होते, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट में ज्यादा होते हैं। ये है क्या म्यूकस? म्यूकस इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एक तरह की चीनी ही है। अब म्यूकस क्या करती है, ये पूरी स्टमक को प्रोटेक्ट करती है लेक्टिन से। लेक्टिन से ही नहीं, खाली बाकी जो पॉइजन जो खाने में हम गलती से, अब इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं, उन सबको ये म्यूकस अपने अंदर में ही प्रोटेक्ट करके रख लेती है और पेट के अंदर नहीं जाने देती। तो इफ इट डजंट गो इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम, निकल गई, उसका नुकसान नहीं है। और ये जो म्यूकस है ना, एकदम टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहते हैं। बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ म्यूकस डैमेज, जब भी ये डैमेज होती है तब जाकर के वहां पे एक परफोरेशन होगी और लेक्टिन्स एंड बाकी पॉइजनस चीजें आपकी ब्लड स्ट्रीम में जानी होंगी चालू, जिसको बोलते हैं लीकी गट। मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर में आप भी रिसर्च करें और पता करें। यहां तक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, एकरमेंसिया म्यूसिनीफिला नाम की एक बैक्टीरिया है। ये देखा गया है कि जो 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग होते हैं उनके पेट में ये बैक्टीरिया पाई जाती है। अब बताइए, तो इसका क्या कोई रिलेशन है एकरमेंसिया म्यूसिनीफिला का किस चीज से, ज्यादा दिन जीने से? अच्छा, एकरमेंसिया म्यूसिनीफिला की आप जो क्वांटिटी है बॉडी में बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा टिप है, अनार का रस या अनार खाना। तो हमको अभी बचपन की वो बात याद आ रही है
कि बीमारी में अनार दें, कुछ तो कहावत थी ना, एक अनार 100 बीमार, कुछ उतने लोगों को ठीक करने की कैपेसिटी थी अनार में। Akkermansia muciniphila, I would request you to go and do the research. जिनकी बॉडी में Akkermansia muciniphila की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, उनकी म्यूकस वॉल ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनके पेट में लीकी गट सिंड्रोम होने के चांसेस कम हैं। तो अगर आप अपने माइक्रोबायोम को प्रोटेक्ट करें, Akkermansia muciniphila और बाकी जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी संख्या बढ़ाएं, तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म तक हेल्दी और ज़्यादा दिन जी पाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात, तो क्या करें कि इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं? तो सबसे पहला चीज है, सबसे पहली चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर स्टीवन गंडी साहब बोलते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ यूसेस ऑफ एंटीबायोटिक। ये 1970 में हुआ था जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आई थी। उसी समय में जब ये डॉक्टर साहब पढ़ाई कर रहे थे, 1977 में इनकी डिग्री हुई थी। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या, पहले आपको याद होगा कि बैक्टीरियल कल्चर कराए जाते थे कि कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, एक खास तरह की एंटीबायोटिक दो जो उस फैमिली के बैक्टीरिया को मारती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जगह है जहां पे एक कीड़ा है, उसको मारने के लिए मैंने पेन उठाया और ऐसे मारा, एक कीड़ा मरा, बाकी कीड़े भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि पूरे और कौन से कीड़े हैं, कीड़ा है भी नहीं, बट मुझे मारना है, तो मैंने एक साथ ऐसे मारा, यहाँ जितने थे सारे मर गए। ये हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो एक तरह से यह है कि आपके माइक्रोबायोम के ऊपर में, आपके पेट के ऊपर में आपने बॉम्ब गिरा दिया एक एंटीबायोटिक, कौन सा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे करके, वो सारे के सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अब हो क्या गया कि आपने तो सारे बैक्टीरिया खत्म कर दिए अपनी बॉडी में, लेकिन आपको हो रहा है अभी भी क्या, फ्लू हो रही है, आपको अभी भी कोल्ड आ रहा है, जो कि होता है वायरल कंटेंट से, बट फिर भी डॉक्टर आपको और जो मेडिकल सिस्टम में आपको फिर से एंटीबायोटिक दी जाती है और आप भी उससे ठीक हो जाते हैं। क्यों? एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। 30% लोग तो बिना ऐसे चीनी वाली दवा खा के भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बड़ी ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन हो गई है। रोशन जी लिख रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी फॉर लॉन्ग लाइफ। सो यस रोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड यूजिंग बैक्टीरिया, एंड उसके बाद हमने एक सेशन की थी प्रोबायोटिक फूड के बारे में, जो कि आज जो चल रही है मुझे लग रहा है ये कल तक कंटिन्यू रहेगी। तो मैं आपसे कल वापस बात करूंगा which are the most important probiotic foods which are found in and around us, और क्या चीजें हम अवॉइड करें जिससे हम अपनी माइक्रोबायोम को हेल्दी रख पाए लॉन्ग टर्म के लिए। राव भाई स्वागत है आपका। अभी एक यूसीएसएफ स्टैनफोर्ड की रिसर्च है, उसमें पता लगा है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाने के 2 साल तक आपकी बॉडी में आपका जो माइक्रोबायोम है वो नॉर्मल नहीं हो पाता। अब बताइए, एक बार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खा ली, आपको, आपकी बॉडी को आप वापस वो जंगल, रेन फॉरेस्ट बनाने में 2 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। कई लोगों में यहां तक देखा गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करने के बाद खाली एक तरह का बैक्टीरिया रह गया पेट में। 10,000 अलग अलग तरह की जो बैक्टीरिया थे उसके बदले खाली एक। ये ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊं कि किसी जंगल में आग लग गई, सारे के सारे पेड़ जल गए, आपने बोला हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पौधे लगा देते हैं। आप कितने पौधे लगाएंगे? आप किसी एक तरह का, 5 तरह का, 10 तरह का, पर जंगल में तो हजारों तरह के पौधे होते हैं। वो वापस अपने लेवल तक आते आते उसको साल लग जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ही लाइफ सेविंग चीज है। रिक्वेस्ट ये है कि उसका यूज जो है वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी चीज, अब चलिए हमने एंटीबायोटिक नहीं खाई, हमने अवॉइड किया कि चलो साल में एक ही खाई या नहीं खाई। अब दुख की बात यह है कि चाहे चिकन है, पोर्क है, बीफ, फिश, अंडा, ये जहां से भी हमें आ रहा है, फिश जो कि फैक्ट्री, आई मीन जो पॉन्ड के अंदर में होता है, वहां भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दी जा रही है। अभी ये एंटीबायोटिक जानवरों को क्यों दी जाती है? क्योंकि जल्दी ग्रो करते हैं। एक वेटरनरियन साहब थे यूएसए में, उन्होंने देखा कि अगर चिकन को आप, जो मुर्गी है उसको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दिए तो बड़ी जल्दी बढ़ती थी। तो उन्होंने ये बात बताई सबको कि ये एंटीबायोटिक देने से इनकी वजन बढ़ती है। तो अभी देखिए एफडीए ने भी उसको अप्रूवल ले दिया कि हाँ ठीक है, बिना बीमारी के भी जानवरों को एंटीबायोटिक दी जा सकती है। अब जाके उन्होंने रोक लगाई है। हालांकि अभी भी उसमें क्या हो रहा है, अगर आप लीजिए पोल्ट्री फार्म के ओनर हैं और आपके 10 पंछियों को किसी एक तरह की वायरल या बैक्टीरियल बीमारी हो गई, आप पूरी आपकी जो 1000 बर्ड्स हैं उनको एंटीबायोटिक दे सकते हैं लीगली। ये यूएसए की बात हो रही है, इंडिया की तो आई डोंट नो इज देयर एनी स्टैंडर्ड एज फार एज, या कोई चेक भी करता है कि गांव में जो पलने वाले मुर्गी पालन जो करते हैं वो किस किस तरह की चीज़ें देते हैं जल्दी से बर्ड को बड़ा करने के लिए। तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। तो आप भले खुद से एंटीबायोटिक नहीं खा रहे हो, लेकिन जब भी आप वो एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन ले रहे हैं
तो अगर वो एंटीबायोटिक फ्री नहीं है, हार्मोन फ्री नहीं है, तो आप अपनी माइक्रोबायोम को वापिस से तबाह कर रहे हैं। ऊपर से एक और चीज अगर आप गौर करें, स्टीवन गंडरी साहब बताते हैं कि जो फैक्ट्री फार्मिंग होती है एनिमल्स की, तो जो कंडीशन में जहां इनको क्रैम्प करके रखते हैं ना, बहुत जल्द कम जगह में बहुत सारी मुर्गियां रहती हैं, वहां तो ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो बीमार होंगे, उसके लिए उनको एंटीबायोटिक वापस पड़ेगी। अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग चीज है कि एंटीबायोटिक देने से वजन क्यों बढ़ता है? तो जब भी बिना बीमार पक्षियों को भी एंटीबायोटिक दी गई तो उनके पेट की जो माइक्रोबायोम थी उनकी वो सब मर गए। नतीजा ये हुआ वजन बढ़ना चालू। तो क्या एंटीबायोटिक डायरेक्ट यूसेज इज आल्सो रिलेटेड टू ओबेसिटी? सोच के देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी दूसरी चीज हम आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में, जीएमओ जिसको बोलते हैं, और स्टीवन गंडरी साहब बता रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम आ रहा है ग्लाइफोसेट का ही, जो थोड़ी देर पहले पापा बता रहे थे कंपनी का नाम। ये क्या करता है, ये ग्लाइफोसेट है ना, ये प्लांट जीन जो पौधे होते हैं उनके रिप्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक साइकिल है, शिकीमेट पाथवे। शिकीमेट पाथवे बड़ा अच्छा नाम है, शिकीमेट पाथवे उसको रोक देता है। तो पौधे क्या है, वो मर जाएंगे, वो पाथवे रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी, नया सेल नहीं बनेगा तो मर जाएंगे। तो उन्होंने जब भी इसकी अप्रूवल ली तो उन्होंने बताया कि ये इंसान में तो ये जो शिकीमेट पाथवे ये होता ही नहीं, बट ये नहीं बताया कि बैक्टीरियाज में वही पाथवे होता है। बैक्टीरिया प्लांट ओरिजिन है ना, तो अब आप कनेक्शन ड्रॉ कर पा रहे हैं। जो घास पात को मारने के लिए जो दवाई यूज की जाती है वो हमारे पेट में जाके हमारे बैक्टीरियाज को मार देती है, क्योंकि पहले उसकी जो अप्रूवल थी एज एन एंटीबायोटिक हुई थी, बाद में एज अ हर्बिसाइड उसको यूज किया गया। दूसरी तरह की जीएमओ की बात करता हूं, और ये स्टार्ट हुई यूएसए से ही हुई है। सोया में या कॉर्न में या मकई में, सॉरी गेहूं में, उन्होंने एक इस तरह की जीन डाली, एक लेक्टिन जीन डाला कि प्लांट थोड़ी ज्यादा लेक्टिन बनाए। लेक्टिन से क्या होगा, कोई कीड़ा उसको खाने आएगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। लेक्टिन से वो कीड़े के लिए जहर हो गया, कीड़े के लिए तो जहर हो गया, हमारे लिए क्या हुआ? तो ऐसे जो पौधे हैं जिनमें इंसेक्ट नहीं लगते हैं, टमाटर में बहुत आपको देखने मिल जाएगा कि कीड़ा ही नहीं लगता कोई उसमें, क्योंकि कीड़ा खाता है और मर जाता है, बट हम खाते हैं उसको, और वो लेक्टिन हमारे बॉडी में जाकर के लीकी गट कर रहा है, बहुत सारी बीमारियां कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये जो ग्लाइफोसेट है, राउंड अप नाम से जो वर्ल्ड ओवर बिकता है, आप इंडिया में सर्च करें खाली ग्लाइफोसेट, आपको घनेडों ब्रांड मिल जाएंगे अलग तरह से, ज्वाला ये वो करके, बड़ी छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं ये जहर। इसको एज ए डेसिकेंट यूज किया जाता है। डेसिकेंट मतलब सुखाने वाली चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अब हमारे यहाँ तो छोटे किसान है, वहां पे हजारों हजार एकड़ में एक साथ खेती होती है, खाली गेहूं है तो वहां पे कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई होती है। तो पता चला कि अभी कल ना ये 50 एकड़ की फसल कटनी है या 100 एकड़ की, तो उस पर एक वीक पहले ग्लाइफोसेट छिड़क दिया, तो क्या हुआ, पौधे सारे मर गए और सब सूख गए, तो काटने में कटाई जल्दी होगी। अब कट गया वो, डेसिकेंट डाला था, उसके बाद वो कट के वापस किधर से आया, जो गेहूं चावल जो हमने खाया, ग्लाइफोसेट वापस हमारे अंदर। एमआईटी की रिसर्च में अभी तो प्रूवन है कि ग्लाइफोसेट कॉजेज लीकी गट सिंड्रोम, और 95% लोगों को, जहां यूएसए में ब्लड टेस्ट किया गया है, तो उनको पॉजिटिव पाया गया है ग्लाइफोसेट। चाहे आप ओट खा रहे हो, चाहे आप किसी जानवर को खा रहे हो, चाहे किसी भी चीज से आप खाना खा रहे हैं, आपके खाने में ग्लाइफोसेट ऑलरेडी है। आपके पेशाब में ग्लाइफोसेट मिलता है, माताओं के दूध में ग्लाइफोसेट मिलता है, ये इतना प्रिडोमिनेंट हो गया। और तो और छोड़ दीजिए, जो वाइन है, खासकर ऑर्गेनिक बोलने वाले वाइन है, उनमें भी ग्लाइफोसेट कंटेंट पाई गई। तो अब जाके वहां पे यूएसए ने पेटेंट से बाहर जाने के बाद थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन अभी यूरोप में अप्रूवल हो गई। हमारे यहाँ तो शायद ही किसी को चिंता है उसके बारे में। यहाँ तक एक भी देखा गया कि एक ऐसी फार्म है जो कि ऑर्गेनिक वाइन बनाती है, जो कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते, जो कोई हर्बिसाइड यूज नहीं करते, उनके वाइन में ग्लाइफोसेट निकला तो परेशान हो गए। फिर आजू बाजू उसकी जो चेक की गई तो पता चला कि वो तो स्प्रे नहीं कर रहे थे, बाजू वाले स्प्रे कर रहे थे, वहां से भी उड़ के आ रही थी, ड्रिफ्ट होता है ना हवा के साथ। अब बताइए, तो अभी जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे उसने तो अभी यूरोप में अप्रूवल ले ली है कि ये सेफ है करके, और अवेलेबल है, इंडिया में भी चल रहा है। तो उससे बचने की जरूरत है। तो दो चीजें, एंटीबायोटिक से बचने की जरूरत है और हर्बिसाइड से बचने की जरूरत है।
हॉर्मेसिस नाम की एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कि जो चीज़ आपको मारती नहीं वो आपको स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें हम आते हैं, पहले जो इंसान थे ना, हम सीज़नल खाने वाले थे। हम सीज़न के हिसाब से चीज़ें खाते थे। तो अ, वर्षा का सीज़न है, फिर सर्दी का सीज़न है, फिर गर्मी का सीज़न होता है। तो सर्दियों में नॉर्मली खाने की चीज़ें कम मिलती थी। अभी हो क्या गया है कि ये सीज़नल ईटिंग खत्म ही हो गई पैटर्न। साल के 365 दिन हमें समर के खाने मिल रहे हैं। फल हों, सब्जियाँ हों, सब मिल रहा है। तो हम खाना जो पहले सर्दियों में कम खाते थे वो भी खत्म हो गया। अभी क्या हम 24 घंटे खाना खा सकते हैं? ऊपर से कुछ लोगों ने एक डिजास्टर न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स ने ही कर दिया। ये डॉक्टर स्टीवन कंटर साहब बोलते हैं कि एक इंसान को दिन में 6 मील खाना चाहिए। ले, वो डिजास्टर। दूसरा, बीच बीच में खाते रहना चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अगर देखने जाएं तो जो वानरों की प्रजाति है उसमें सबसे ज्यादा मोटे वानर हम ही है। बाकी जो एप्स हैं, जो जंगल में बड़े बड़े गोरिल्ले हैं, उनका बॉडी फैट कंटेंट 3% ही रहता है। वो मसल्स हैं उनकी बॉडी के, खाली हमारे में फैट जमा होती है। अभी आपको आप मेरे दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है एंटीबायोटिक अवॉइड किया, हर्बिसाइड अवॉइड किया, व्हाट एल्स कैन आई डू टू मेंटेन माय गट हेल्थ? फास्टिंग। फास्टिंग व्हेन यू डू इट स्टिमुलेट्स द स्टेम सेल्स टू ग्रो। ये स्टेम सेल को सिग्नल जाता है कि ये बंदे को खाना नहीं मिल रहा है, इसको ताकत की जरूरत है। ये जो बैक्टीरिया होती हैं, तभी फास्टिंग के स्टेज में ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल भेजते हैं कि भाई एनर्जी रिलीज करो, और तभी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया फैट को बर्न करना चालू करती है, जिसको कीटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे एकरमेंसिया म्यूसिनिफिला का काम वापिस आता है। एकरमेंसिया म्यूसिफिला क्या खाती है? ये आपकी म्यूकस को खाती है, जो म्यूकस लेयर। और इंटरेस्टिंग बात, काउंटर इंट्यूटिव बात यह है कि आप एकरमेंसिया म्यूसिनिफिला जितना म्यूकस लाइनिंग खाएगी, म्यूकस सेल्स उतना म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। मतलब आप जितनी देर फास्टिंग में रहे, पेट खाली है, म्यूकस की लाइनिंग उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। सो मोर फास्टिंग, मोर म्यूकस, मोर फास्टिंग, मोर स्टेम सेल्स। तो जो लोग भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, सुपर है, उसको कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय तक कम से कम खाना खा के रहना एक आदत बनाइए, क्योंकि हमारी जो शरीर है ये सैकड़ों साल से, हजारों साल से सूखा, फेमीन, अकाल, इन सब में रहने की आदी है, और उस स्टेटस में सरवाइव करती है। बॉडी ये चेक करती है, देखती है कि हमारी शरीर में जो सेल्स हैं उसमें क्या सब दौड़ने वाले हैं कि लूले लंगड़े हैं। और जब भी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं ना कि खुद से ऑटोफैगोसिस, खुद से खाना, तो जो कमजोर सेल हैं बॉडी उसको हटाती है और नए नए सेल बनने की ट्रिगर आती है जब। सो फास्टिंग पे वापस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सबको हेल्दी रहना है और ज़्यादा दिन तक जीना है तो फास्टिंग को अपने रेजिमेन में लेके आइए। यहाँ तक कि रिसर्च में ये भी देखा है कि 5 डे वीगन डाइट, रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी, 5 दिन तक खाली प्लांट सोर्सेज से मिला हुआ खाना अगर लोग खाएं 5 दिन, खाली महीने में, केवल 5 दिन, मतलब सप्ताह में एक दिन भी अगर आपने कर लिया कि उस दिन आप दूध नहीं खाएंगे, मटन चिकन नहीं खाएंगे, 900 कैलोरी के आसपास खाएंगे, फास्टिंग करेंगे पूरे दिन, रात को एक हल्का सा खाना खाएंगे, ये इक्विवेलेंट है पूरे महीने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने के। हालांकि मैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की सलाह नहीं देता क्योंकि उसके अलग भी दूसरे परिणाम होते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को कल और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ भी आप सबके पास आएंगे। बट आज की चीज़ को अगर हम राउंड अप करें तो 3 चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने को बोल रहे हैं कि बिना मतलब एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, बिना मतलब और जहाँ तक हो सके हर्बिसाइड्स अवॉइड करने की बात है। कहाँ तक कर पाएंगे, बट ये जानकारी देकर ही मैंने आपके कान खड़े कर दिए, तो आप थोड़ा चिंतित होंगे, थोड़ा सोच पाएंगे ग्लाइफोसेट के बारे में। और तीसरी चीज़ है, फास्टिंग को अपने जो वीकली पैरामीटर है उसमें कम से कम 2 से 3 दिन तो होनी चाहिए। अभी हम बड़ी खुशी के साथ बता रहे हैं कि हम तो रोज़ वो सुबह वाला कर पाते हैं कि रात को खाया और उसके बाद सीधे एक बार हम लंच करते हैं, तो एक 15-16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, उस बीच में नॉर्मल सी एक नींबू वाली चाय चलती है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट आई वांटेड टू टॉक टुडे ऑन लॉन्जेविटी एंड हेल्थ। उम्मीद है आप सबको आज की टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी होगी। कुछ अगर सवाल हैं तो हम देख लेते हैं। राजीव जी, फास्टिंग विद और विदाउट वाटर, आप पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, चीनी नहीं लेना है उसमें, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। जो लोग एमसीटी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो नारियल का तेल डालकर भी कॉफ़ी में पी सकते हैं, जिससे आपकी ब्रेन को मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, नई नई आइडियाज़ आती हैं और सटाइटी, भूख नहीं लगती है आपको। और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना कि चक्कर आना, ये सब आप भूल जाएंगे वो सब।
तो बॉडी को रीसेट होने का टाइम देना फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ट्राई करके देखिए और फिर शेयर कीजिए। अभी मुकेश जी शुक्रिया आपका, राजीव जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, तेजी पाजी उम्मीद है अच्छा लगा होगा, पुष्कर भाई पापा शुक्रिया, रोजी शुक्रिया, पवन भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ध्रुवो, अंशिका जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गणेश शर्मा जी, सुगाता थैंक यू, रोशन थैंक यू सो मच। एंड गणेश जी पूछ रहे हैं हाउ टू मेक गट म्यूकस हेल्दी इन टर्म्स ऑफ फूड। आ रहे हैं कल प्रोबायोटिक फूड में, तो एक मोटा मोटा गणेश जी एक शॉर्ट टिप है, एक तो दही अच्छी होती है, तो ऑल्टरनेट डे पे थोड़ी सी दही खाई जा सकती है। फाइबरस चीज़ें जो हैं, फल सब्जियां जिनमें फाइबर ज़्यादा होती है, फ्लैक्सीड एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि गट माइक्रोबायोम की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फर्मेंटेड फूड्स कल की टॉपिक है बट शॉर्ट में बता के जा रहा हूँ, डोसा इडली जो फर्मेंट करते हैं ना हम घर में, और बाकी चीज़ें जो बना के खाते हैं, कल और डिटेल में बात करते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे गट हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो शुक्रिया आप सबका आज ज्वाइन करने के लिए, कल मिलते हैं वापस इसी समय में। थैंक यू सो मच, स्टे वेल, बाय।